हेलो फ्रेंड्स, अभिनव कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 10, प्रैक्टिस सेट 10 जो सामान्य ज्ञान की 50 प्रश्नों पर आधारित है, जो आने वाली सभी परीक्षाओं चाहे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, जीआईसी प्रवक्ता, जूनियर प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, यूपी पुलिस तथा यूपीएसआई एवं टेट सुपर टेट तथा आरओ सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हम 50 प्रश्नों की श्रृंखला का ये जो प्रैक्टिस सेट है सामान्य ज्ञान, वह 10वां सेट है। इसके बाद हम 100 प्रश्नों के सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन जीएस के 100 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के भी जल्द ही आ रहे हैं अपने चैनल पर। तो आज आवें प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को हल किया जाए। प्रश्न नंबर 1 है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, बृहत कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता, जय संहिता। तो जैसा कि ये क्वेश्चंस कई बार आ चुका है, महाभारत को जय संहिता के रूप में जाना जाता है। इसका जय संहिता नाम था। चूँकि महाभारत के प्रारंभिक काल में 8800 श्लोक थे, तो इसे जय संहिता कहा जाता था। और इसमें जब और भी श्लोक बढ़े तो इसे भारत कहा गया। श्लोकों की संख्या जब 24,000 हो गई थी तो यह सतसहस्री संहिता या महाभारत कहा गया। तो जय संहिता इसका सर्वप्राचीन नाम रहा, जिसमें जब इसमें 8,800 श्लोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की तीर्थ स्थली जो है वह इलाहाबाद से काट कर बनाए गए जिले कौशाम्बी में, अर्थात लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। कोसम नामक यह प्राचीन कालीन स्थल था, जिसे बाद में कौशाम्बी नाम दिया गया। और महात्मा बुद्ध ने यहाँ जा कर के कई उपदेश भी दिए हैं, यहाँ धर्म उपदेश भी दिए हैं। इसलिए कौशाम्बी जो है यह बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। चूँकि एक तरफ महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों के स्थल हैं, वहीं पर दूसरी तरफ प्रसिद्ध जैन मंदिर भी है, तथा बगल में ही अशोक की ललाट अशोक स्तंभ भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पर चलते हैं। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो कृष्णदेवराय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे वे 8 तेलुगु कवि हुआ करते थे। वे 8 तेलुगु कवि हुआ करते थे। 8 मंत्री, 8 महान सेनापति, 8 परामर्शदाता। तो इसमें से जो ऑप्शन है तेलुगु कवि, वह ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन का मतलब है धन निर्गमन सिद्धांत से है। तो ये 4 का ए हो जाएगा, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले धन निर्गमन सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया, जिसे पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो इनकी पुस्तक है उसमें भी इसको बताया गया। धन के बहिर्गमन सिद्धांत या धन के निकास के सिद्धांत के लिए दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, ये 4 था और अगला क्वेश्चन जो है वह 5 है। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी ये पूछा जाता है। तो कूका आंदोलन ये एक धार्मिक आंदोलन था। यह आंदोलन 1840 ईस्वी में पंजाब में चला था। तो 5 का सी हो जाएगा। 5 का जो ऑप्शन है वह सी हो जाएगा। कूका आंदोलन कहाँ चला था? तो यह पंजाब में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो ये वाक्य है वह जो किसने कहा था? तो यह वाजिद अली शाह, जो बंगाल के अंतिम नवाब के रूप में जाने जाते हैं। वाजिद अली शाह अवध के जो नवाब थे, आखिरी नवाब कहे जाते हैं अवध के, इन्होंने ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? तो होम रूल आंदोलन से क्वेश्चन उठाया गया है। और ये क्वेश्चन जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा उठाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर चलते हैं हम लोग। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग होती है कि भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो बहुत हुए, लेकिन श्री राजगोपालाचारी ही भारत के प्रथम थे एवं अंतिम थे, और इन्हीं के बाद से ही भारत में गणतांत्रिक प्रणाली लागू हो जाती है, राष्ट्रपति के पद का प्रावधान आ जाता है। तो ये 8वें का आंसर सी होगा। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका या प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 1976 में किया गया था, और इसी 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 10। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख होता है वह भारत का राष्ट्रपति ही माना जाता है। जो भारत का राष्ट्रपति है वही भारतीय गणतंत्र का सर्वप्रमुख होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, भारत का सर्वप्रमुख होता है। 11 क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो न्यायिक सक्रियता जो है वह जनहित याचिका से संबंधित है, यानी कि न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL से संबंधित है। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, पंचायत चुनाव होते हैं। जो पंचायत चुनाव होते हैं इसमें ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबके सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ, प्रत्येक 5 वर्ष पर ही पंचायत चुनाव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, 10 दिसंबर मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर जो है वह मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो यह मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो ये क्वेश्चंस कई बार हमने अपने लेक्चर में बताया है कि भारत में कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा से जुड़े हुए हैं या तट रेखा से लगे हुए हैं, जिसमें आप एक तरफ से अगर मैप से देखेंगे तो एक पश्चिम साइड और पूर्वी साइड दोनों मिला करके आप देखना शुरू करेंगे तो गुजरात है, मुंबई है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और फिर ऊपर चाहेंगे तो उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल। तो इस प्रकार कुल राज्यों की संख्या 9 हो जाती है। मैप में इसको देख करके आप पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि इसमें कौन सी नदी बहती है। तो इसे आप देखेंगे कि गंगा, गोदावरी, यमुना। गंगा और यमुना दोनों एक साथ मिल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और पश्चिम की ओर बहने वाली ये जो नदी है वह नर्मदा नदी है। नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल करके सीधे जा करके अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, लेटराइट मिट्टी मिलती है। तो लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलती है? लेटराइट मिट्टी अधिकांशतः महाराष्ट्र में मिलती है। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया। तो भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ पर खोदा गया? तो यह माकूम में खोदा गया था। भारत में सर्वप्रथम तेल का कुआं माकूम में खोदा गया था। माकूम जो है असम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान जो है यह आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है हैदराबाद में स्थित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 के बाद 19 पड़ता है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट किया गया है। लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीले प्रकाश का वातावरण अवशोषण सबसे कम होता है, लाल प्रकाश का वातावरण अवशोषण सर्वाधिक होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ये ऑप्शन सही होगा। इसी कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व जो है वह कार्बन होता है। कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो वह है आयोडीन। आयोडीन के अवशोषण में विटामिन सी जो है वह मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं, करनाल बंट रोग है। करनाल बंट रोग किससे संबंधित है? तो करनाल बंट रोग जो है
वह गेहूं की फसल से संबंधित है। गेहूं में यह रो लगता है, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफिकल, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से उत्पन्न जो ऊर्जा का स्रोत है वह नाभिकीय संलयन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत जो है वह नाभिकीय संलयन है। चूँकि हाइड्रोजन हीलियम में बदलती रहती है, सूर्य के नाभिक में 70% से ऊपर पाई जाती है, जो यह हाइड्रोजन हीलियम में बदलती रहती है, और इसी क्रिया को ही नाभिकीय संलयन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित में से कौन एक हरितगृह गैस नहीं है? तो हरितगृह गैस जो है वह ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन लोग अपने श्वसन में लेते हैं, लेकिन यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन यह एक हरित गैस है, इसलिए इसमें ऑप्शन हरित गैस जो नहीं है वह ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधानों में जिस नए शैक्षिक संरचना का प्रस्ताव किया गया हुआ है, यानी कि नई शिक्षा नीति जो आ रही है उससे जुड़ करके क्वेश्चन उठाया गया है कि यह किस रूप में है। तो यह 25 का ऑप्शन डी सही हो रहा है। 5, 3, 3, 4 पर यह नई शिक्षा नीति जो है वह आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की तरफ हम लोग चलते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत जो प्राप्त होता है वह मिजोरम में प्राप्त होता है। अभी भी कुल वनों का उच्चतम प्रतिशत जो है भौगोलिक क्षेत्र का वह मिजोरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। वातावरण में जो सर्वाधिक प्रतिशत है वह नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन, ये भी हमें याद रखना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और कई बार परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। नाइट्रोजन वातावरण में 78.08% उपस्थित है और इसी के बाद ही ऑक्सीजन का स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध किसका नहीं है? तो इसे हम देख सकते हैं कि धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज़ के थैलों का प्रयोग। तो पर्यावरणीय सुरक्षा से गरीबी कम करना, इसका जो कॉन्सेप्ट है वह गरीबी पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है बल्कि गरीबी, पॉवर्टी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 से विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? विकास के मानवीय पक्ष पर सबसे पहले ध्यान जो केंद्रित करने वाले थे वह संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम, संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम के द्वारा ही सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया मानवीय पक्षों पर, मानवीय पक्षों के विकास पर। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो अनुसूचित जनजातियों की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वह मध्य प्रदेश में, अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है सर्वाधिक वह मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या है। भारत में जनगणना नगरों की जो कुल जो संख्या है वह 3892 है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वह आगरा और कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वह आगरा और कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो इसका जो ऑप्शन है वह ऑप्शन ए सही है, नोएडा और कानपुर में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी? वार्षिक आर्थिक समीक्षा तैयार करने के लिए जो उत्तरदायी है वह वित्त मंत्रालय है, यानी कि वित्त मंत्रालय ही वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पर चलते हैं, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिंकोना पादप के किस भाग से? यानी सिंकोना पादप से बनाई जाती है जो कुनैन वह छाल से प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसे जरूर याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 36 से संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो संसद के किसी एक सदन में, यानी कि संसद के किसी भी एक सदन में
संविधान में संशोधन की पहल या प्रस्ताव लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वह वीणा है। ये भी याद रखना बहुत अनिवार्य है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, 21 दिसंबर 2020 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। उनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वह वर्ष 1993 से 1996 तक बिहार के राज्यपाल रहे। वह वर्ष 2000 से 2018 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के कोषाध्यक्ष रहे। अब इस पे ऑप्शन दे करके पूछा जा रहा है कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वह फर्स्ट एवं थर्ड ऑप्शन सही है और ये ऑप्शन गलत है। बिहार के राज्यपाल इतने लंबे दिनों तक वो नहीं थे, मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और वह 2000 से 2018 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन फर्स्ट एवं थर्ड यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, 8 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को मनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? तो करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन है ये। तो यह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 दिसंबर 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय नेता को सर्वोच्च सैन्य पदक द लीजन ऑफ मेरिट 2020 से सम्मानित किया? तो यह सम्मान उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वह 22 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, 1 से 3 फरवरी 2021 के मध्य आसियान इंडिया हैकाथॉन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। तो यह आयोजित किया गया शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, 17 जनवरी 2021 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता यूनेक्स थाईलैंड ओपन 2021 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो कैरोलिना मारिन के द्वारा यह खिताब जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। कॉफ़ी, कैफीन और तंबाकू किससे जुड़ा हुआ है? ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है। तो कॉफ़ी में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे कहा जाता है कैफीन। तो तंबाकू में क्या पाया जाता है? तंबाकू में जो पाया जाने वाला पदार्थ है वह है निकोटीन। बार बार कई जगहों पर आप इस चीज़ को पाएंगे तो लिखा भी रहता है। तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है जैसे कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, यदि CHANTED को किसी कोड में ZEXKQBA लिखा जाता है तो MAY को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ हम ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग के क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि ये कैसे इसका आंसर आ रहा है। यानी CH हम मैच करेंगे कि C, यानी कि हम अगर थोड़ा सा बैक चले जाएं, C के पहले B के पहले A के पहले Z है, यानी कि -3 करके लिखा गया, -3 करके लिखा गया H। और हम अब देखेंगे E, यानी H से फिर 3 माइनस अगर हम जाते हैं तो E F G, उसके बाद तुरंत H पड़ जा रहा है। उसी तरह A से फिर X है, Y Z A, यानी कि 3 माइनस हो गया। फिर N है, N से 3 करेंगे तो K है, L M, फिर N, यानी कि सभी 3 माइनस T से आगे जाएंगे तो Q R S T, यानी कि 3 माइनस, और E से भी 3 माइनस जाएंगे तो B C D E, और A से 3 माइनस जाएंगे D से तो A आ जाएगा। तो इस बार सभी अक्षरों में -3 जाया जा रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी MAY से -3 में हम जाएंगे तो M से जब हम -3 में जाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको J, यानी कि JKL, इसके बाद M मिल जा रहा है, यानी कि हमारा J पहले अच्छे मिल रहा है। फिर A है, तो A से जब हम 3 माइनस जाएंगे तो यहाँ हमको X मिलेगा, यानी X Y Z, 3 हुआ, -3 हुआ यहाँ, और फिर A पड़ जा रहा है, यानी JX हमें देख रहे हैं कि हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं, JX यहीं प्राप्त हो जा रहा है, यानी कि ऑप्शन V
यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्मों को चुनिए। विषम जो है उसे चुनाव करना है। इसमें दिया गया है जनवरी, जुलाई, अगस्त, नवंबर। तो हमें इसमें देखना है कि किस बेस पर ये अलग करने की बात की जा रही है। तो जनवरी यहाँ महीने का है तो ये 31 का ही होता है, जुलाई भी 31 की ही होती है, अगस्त भी 31 का ही होता है, लेकिन नवंबर जो है वह 30 का होता है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वह डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, यदि मोबाइल MOBILE को ZAMSUM के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड में TUMOR को कैसे लिखा जाएगा। तो 47 पे फिर हमें प्रयास करना है। MOBILE में हम देखेंगे यम और जेड में क्या संबंध है। तो यम में अगर हम एम में 13 जोड़ देंगे प्लस 13 कर देंगे प्लस 13 कर देंगे तो यह आ जाएगा जेड प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से ओ में अगर हम 12 जोड़ देंगे तो हमें ए प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह अगर हम बी में 11 जोड़ देंगे, बी में अगर हम 11 जोड़ देंगे तो एम प्राप्त हो जाएगा। और आई में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो एस प्राप्त हो जाएगा। और एल में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो यह यू प्राप्त हो जाएगा। और ई में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो वह एम प्राप्त हो जाएगा। तो यही फार्मूला हम यहाँ आगे भी लगाएंगे। यहाँ हम देखेंगे TUMOR, टी में अगर हम 13 जोड़ते हैं तो टी में अगर हम 13 जोड़ते हैं तो वह हमें जी प्राप्त होगा। यू में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो हमें फिर जी ही प्राप्त होगा। अगर यम में हम क्या जोड़ें, यानी कि 13 जोड़े, 12 जोड़े, अब हम 11 जोड़ेंगे तो 11 जब हम जोड़ेंगे तो वही एक्स प्राप्त होगा। और ओ में अगर हम 10 जोड़ेंगे, ओ में अगर हम 10 जोड़ रहे हैं तो हमें वाई प्राप्त हो रहा है। यानी कि आर में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो हमें ए प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन मिल रहा है वह बी प्राप्त हो रहा है। यानी कि 47 का ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के बाद कौन सा दिन होगा। बहुत आसानी से इसको हम पकड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि यदि परसों मंगलवार था, यानी कि आज हम मान लेते हैं बृहस्पतिवार, तो कल बुधवार था, परसों मंगलवार था, यानी कि आज बृहस्पति है। आज हमें यही पकड़ना है कि आज बृहस्पति है तो अगले कल यानी कि शुक्रवार, कल हो गया, शुक्रवार के बाद का दिन शनिवार होगा। तो बहुत ही आसानी से इसको हम पकड़ ले रहे हैं। तो ये 48 का बृहस्पति है तो अगले कल यानी बृहस्पति बाद अगला कल शुक्र हुआ और शुक्रवार के बाद का दिन जो हो जाएगा वह शनिवार हो जाएगा। बहुत आसानी से इसको हम पकड़ लेंगे। 48 का डी हो जाएगा। 49 है, अधिकतर लड़के क्रिकेट खेल कर खुश होते हैं, अधिकतर लड़कियां गुड़ियों से खेलना पसंद करती हैं। इस पर निष्कर्ष निकल रहा है लड़कियां लड़कों से अधिक बुद्धिमान होती हैं। निष्कर्ष गलत है, यह निष्कर्ष सही या गलत हो सकता है। निष्कर्ष असंगत है, निष्कर्ष सही है। तो इसका जो आंसर है वह सी है। इसका कोई निष्कर्ष सही से प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन सी निष्कर्ष असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 अर्थात अंतिम क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है वह जो बनाया जा रहा है वह उड़ीसा में, और उड़ीसा के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है। यानी कि ये ऑप्शन डी सही होगा। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला, यानी कि अगर राज्य पूछता है तो उड़ीसा। हालांकि यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं वह 2 स्थान उड़ीसा के हैं, एक भुवनेश्वर भी है और एक राउरकेला है। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह राउरकेला का सही होगा, यानी कि डी। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला का क्वेश्चन था जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के रूप में हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और बाकी की प्रैक्टिस सेट 10 के पहले यानी 1 से 10 प्रैक्टिस सेटों को हमने अपने इस चैनल अभिनव कैरियर पॉइंट पर डाला हुआ है।
इसे आप कई बार सुनेंगे। आने वाली सभी परीक्षाओं में इसको सॉल्व करने का आपको पूरी तरह से फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। और क्वेश्चंस कैसा आता है इसका भी आपको निर्देशन प्राप्त होगा। तो अब हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चन थोड़ा सा कम दिखाई देते हैं। ये 50 क्वेश्चन बड़े, अगर हम थोड़ा फास्ट पढ़ें तो ये 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन अब हम समान ज्ञान समान अध्ययन के 100 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के उपस्थित होंगे, जो आज या कल से ही 100 प्रश्नों की श्रृंखला आपको इसी चैनल पर प्राप्त होगी। तो बार बार आप जीएस के प्रैक्टिस को सॉल्व करेंगे, जीएस के प्रैक्टिस की वीडियो को सुनेंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं परीक्षाओं में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे पहले सॉल्व पेपर या प्रैक्टिस सेट को हल करना अनिवार्य होता है, चूँकि उससे आपको एक गाइडेंस प्राप्त होता है कि क्वेश्चन की प्रवृत्ति कैसी होती है, क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो इससे आपको पढ़ने में आसानी प्राप्त होती है। तो 100 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट समान अध्ययन पर आधारित होंगे, उसको लेकर के मैं जल्दी ही उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें। ओके, थैंक्स।